हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक शाम काव्या अपनी माँ सुहासिनी के साथ शॉपिंग कर हाथ में बहुत सारे बैग लिए घर आती है। सुहासिनी पानी लेने रसोई में जाती है। इतने में काव्या खरीदा हुआ सारा सामान बाहर निकाल देती है और उसी वक्त उसके पापा रंजन घर आते हैं। तो इतना सारा सामान देखकर कहते हैं, अरे ये सब सामान क्यों फैला रखा है यहाँ बेटा? पापा देखो ना मम्मी क्या क्या लाई है। ये 5 साड़ियाँ, मेरी 3 ड्रेस, मेकअप किट, सैंडल और अच्छा, और इन सब पर कितना खर्चा हुआ वो भी बता दे मुझे जरा। वो बोलने जा ही रही थी कि तभी सुहासिनी वहाँ आकर उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, अरे आप आ गए। देखिए ना अपनी बेटी को, सुबह से अपनी और मेरी अलमारी के सामानों को निकाल कर बैठी है। चल रसोई में आजा, आज अपने पापा के लिए तू चाय बनाएगी। इतना कहकर वो फटाफट उसे अपने साथ रसोई में ले जाती है और उसके कंधे पर जोर से मारते हुए कहती है, तू क्यों मेरी कब्र खोदने में लगी हुई है? अगर तेरे पापा को पता चला कि मैंने एक दिन में 5000 की शॉपिंग की है तो तेरे पापा मुझे 5000 ताने देंगे। मैं क्यों कब्र खोदूंगी, वो तो खुशी खुशी में थोड़ा मुंह से निकल गया। तू अपनी जुबान और अपने हरकतों पर थोड़ा ध्यान दे, वरना सच में तू किसी दिन मेरी कब्र खुदवाएगी। अब देख क्या रही है, चाय का पानी चढ़ा दे। मैं बनाऊं क्या चाय? आप कहाँ चली? तूने जो बाहर रायता फैलाया ना, उसे ही समेटने जा रही हूँ नालायक। परे हट अब। सुहासिनी काव्या को साइड करते हुए रसोई से चली जाती है। काव्या एक अपने आप में उलझी हुई लड़की थी। उसकी हरकतें और बातें दूसरों की लंका लगाने वाली हुआ करती थी। एक रोज उसकी शादी के लिए उसके माता पिता लड़कों की फोटो देख रहे थे। तभी रंजन कहता है, देखना सुहासिनी, अपनी बेटी के लिए ऐसे घर का रिश्ता ढूंढूंगा जो उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो। हाँ, और फिर आपकी बेटी उसकी कब्र खोदेगी। क्या कहा? अरे यही कि आप उसके घर बसाने की सोचो ना, ये फिल्मी बातें मत करो और लड़का पसंद करके अपनी बेटी के हाथ पीले करो। अरे शादी ब्याह के मामले में जल्दबाजी ठीक नहीं भगवान। हाँ हाँ पता है, बाकी आपको भी तो अपनी बेटी का पता है ना। शादी में ज्यादा देर की तो वो कहीं अपनी पसंद का कोई छपरी ढूंढकर अपनी ही कब्र न खोद ले। कुछ भी कहती हो। काव्या के माता पिता काव्या के लिए कई रिश्ते देखते हैं और आखिर में उन्हें अपनी काव्या के लिए अविनाश नाम के लड़के का रिश्ता भा जाता है। जिसके बाद कुछ ही समय में अविनाश और काव्या की चट मंगनी और पट ब्याह हो जाता है। शादी के बाद पहली रसोई की रस्म में काव्या की सास रचना रसोई में खाना बनाने में उसकी मदद कर रही थी। तभी काव्या हाथ में पानी से भरा पतीला पकड़े कहती है, सासू माँ जरा गैस चालू कर दीजिए, पानी गर्म करना है। हाँ बहू करती हूँ। रचना गैस की नॉब को ऑन करती है। काव्या चूल्हे पर पतीला रखकर लाइटर से गैस जलाने जा ही रही थी कि तभी उसका फोन बजता है और वो फोन उठाकर बातें करते हुए दूसरे हाथ से गैस जलाने के लिए लाइटर चलाती है। तभी रचना को गैस की महक आने लगती है तो वो पलटकर देखती है और जल्दी से गैस की नॉब को बंद कर देती है और खिड़कियां खोल देती है और अपनी बहू के कानों से फोन हटाती हुई कहती है, अरे दिमाग पर ताले पड़े हुए हैं क्या? अपने साथ साथ मेरी भी कब्र रसोई में ही खुदवाएगी, नास पिटी। अब वो सासू माँ फोन आ गया था तो। अरे तेरे फोन के चक्कर में सारी गैस रसोई में फैल गई और तू लाइटर जलाई जा रही है। अरे अगर आग लग जाती ना तो यही सास बहू की समाधि बन जाती रसोई में। इतनी लापरवाही। सासू माँ कुछ हुआ तो नहीं ना, और ऐसे कैसे भरी जवानी में मैं आपकी कब्र खुदने देती? ऐसा है, गलती करके ये भरी जवानी का मस्का किसी और को लगाइयो। मुझे अपने बुढ़ापे की खबर है। सॉरी सासू माँ, अभी गुस्सा मत करो। नहीं नहीं, आरती उतारू तेरी। हाँ, खुद पका अपनी रसोई, जान हलक में आ गई थी मेरी। तभी रचना गुस्से में वहाँ से चली जाती है और काव्या अपना सर खुजाती हुई अकेले खाना बनाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज अविनाश अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी काव्या वहाँ आती है और उससे कहती है, ओहो, अब भी बिस्तर पर पसरे हो, कोई काम वाम नहीं है क्या तुम्हें? तुम्हें मैं आराम करता हुआ अच्छा नहीं लग रहा क्या? आराम कुछ समय का होता है, पूरा पूरा दिन तो बिस्तर पर पड़े रहने को ना आराम नहीं कहते। काव्या बोलती रहती है। तभी अविनाश के बॉस की वीडियो कॉल आती है और उसे न चाहते हुए भी उठानी पड़ती है। इससे पहले कि उसका बॉस कुछ बोलता, काव्या शीशे में खुद को देखते हुए फिर से बोल पड़ती है, मुझे तो लगता है तुम ऑफिस में भी ऐसे पसरे रहते होगे। तुम्हारे बॉस भी तुम्हारी तरह ही निठल्ले हैं क्या? मैं कभी तुम्हारे बॉस से मिली ना
तो उन्हें कहूंगी कि खुद भी काम करे और तुम निकम्मे से भी कुछ काम करवाए। 1 मिनट सर, जरा टीवी का वॉल्यूम कम कर देता हूँ। तभी वो काव्या को घूरता हुआ कमरे से बाहर जाकर अपने बॉस की वीडियो कॉल अटेंड करता है। कुछ देर बाद वो गुस्से में कमरे में वापस आता है और गुस्से से ही कहता है, तुम क्यों मेरी कब्र खोद रही हो? तुम्हें पता भी है, तुम ये जो ऊटपटांग बोल रही थी ना मेरे बॉस के बारे में, उन्होंने सब सुना। अच्छा, इसलिए तुम मुझे उस वक्त घूर रहे थे? वो तो मैं बस ऐसे ही कह रही थी। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं ऑफिस में गधों की तरह काम करता हूँ। हाँ ठीक है ना, अब मैंने तो तुम्हें हमेशा चिल करते हुए ही देखा है ना। और फिर जब तुम ऑफिस जाते हो तो कितनी दफा मुझे वीडियो कॉल करते हो। अब जिसे काम नहीं होता वही तो ऐसा करता है ना। तुम एक नंबर की बॉडम हो। अरे अविनाश पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए काव्या को एक प्यारी सी बिल्ली नजर आती है, तो वो उसके लिए रसोई से एक कटोरी में दूध लेकर आती है और उसे पीने के लिए देकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। कुछ दिन बाद दोपहर के समय सारा काम करके काव्या थक जाती है। उसकी कमर में दर्द होने लगा था। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली कमला वहाँ आती है और रचना से कहती है, अरे रचना, वो मेरे घर में थोड़े से मेहमान आ गए हैं, उनके लिए खाना तैयार करना है। मैं अकेली पड़ गई हूँ, जरा अपनी बहू को मेरी मदद के लिए कह दे। कमला खुद ही पूछ ले, यही बैठी है बहू। इसमें पूछना कैसा, पड़ोसन होने के नाते मुझे आपकी मदद करनी ही चाहिए। चलिए चलती हूँ। ये नहीं सुधरने वाली, खुद ही अपनी कब्र खोदने में लगी हुई है। ये कमला इससे घिसवा कर काम करवाएगी ना, तब इसे एहसास होगा। काव्या पड़ोसन के घर जाकर सारा काम करती है और जब लौटती है तो उसकी हालत पतली हो चुकी थी। वो आते ही अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन शाम के समय जब वो बाहर निकलती है तो देखती है जिस बिल्ली को वो रोज देखा करती थी वो आज बेसुध हालत में उसके बगीचे में पड़ी थी। तभी वो अपनी सास को आवाज लगाती है और उसकी सास बिल्ली को देखकर कहती है, बहू ये बेचारी तो चल बसी, बिल्कुल भी हिल नहीं रही है ये। लेकिन सासू माँ, कल तक तो ये ठीक थी, फिर अचानक। अब होनी अनहोनी बताकर थोड़ी होती है। तो अब हम क्या करें, इसे ऐसे ही पड़े रहने दे क्या? अरे नहीं नहीं बहू, कुछ सोच तो ही। मैं क्या सोचूं सासू माँ? अरे नास पिटी, कब्र खोदने वाली हरकतें तो है ही तेरी। तो अब बस चल, इस बिल्ली के लिए सच में एक कब्र खोद, ताकि ये बेचारी रेस्ट इन पीस हो सके। कब्र खोदनी पड़ेगी अब मुझे? ठीक है, करती हूँ। तभी बगीचे में पड़ा फावड़ा लेकर काव्या बगीचे में उस बिल्ली की कब्र खोदती है। साथ ही उस जगह एक छोटा सा फूल का पौधा भी लगाती है। तभी रचना कहती है, तो मेरी कब्र खोदने वाली बहू ने आखिरकार सच में एक कब्र खोदी है, वो भी एक जानवर के लिए। ओहो, बस भी करो सासू माँ। तभी रचना मुस्कुराती है और दोनों सास बहू अंदर चली जाती हैं। सुबह का समय था। आरव गहरी नींद में अपने बेड पर सोया होता है। तभी उसका फोन बजता है और वो अपना फोन उठाकर बोलता है, किसको इतनी सुबह सुबह मौत आ रही है यार, कोई चैन से सोने भी नहीं देता। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो आरव, मेरी क्यूटी पाई। कौन है आप? तुमने मुझे नहीं पहचाना? उफ, ऐसा कहकर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। सॉरी, रॉन्ग नंबर। इतना बोलकर वो फोन रखने ही वाला होता है कि तभी वो अनजान आवाज बोलती है, ओ, तुम तो नाराज हो गए। चलो इस बार तुम्हें माफ किया। क्यों सुबह सुबह मजाक कर रही हो कौन तुम? अब उठ भी जाओ, 2 दिन से तुमने एक ही टी शर्ट पहनी हुई है। जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ और अच्छे कपड़े पहन लो। मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम्हारी सीक्रेट लवर। बाय। ये बात सुनकर आरव अपने बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और बेचैनी में इधर उधर देखने लगता है। जिसके बाद वो अपने फोन को टेबल पर रखकर तैयार होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद में वो नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकलता है, जहाँ उसका दोस्त अंश उसका इंतजार कर रहा होता है। ओए, तू मेरा असाइनमेंट तो लेके आया है ना? ओह शिट यार, सॉरी यार, मैं भूल गया। रात तक तो याद था, पता नहीं सुबह कैसे माइंड से स्किप हो गया। बहुत बढ़िया, मतलब आज तो मेरी लगने वाली है। अरे यार, आज लास्ट डेट थी सबमिशन की और अब तो तेरी वजह से मुझे पेनल्टी पॉइंट मिलेंगे। क्या यार? यार सॉरी, वो सुबह किसी रॉन्ग नंबर से फोन आ गया था तो उसकी वजह से मुझे ध्यान ही नहीं रहा। कोई नहीं, कल अपन हर्षिता के साथ कॉफी पीने चलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, तू अपनी बंदी के साथ मजे से कॉफी पिएगा
और मैं क्या वहाँ भुट्टा चीलूंगा? मुझे नहीं जाना कहीं। ओ साले तू चल तो सही, तेरा भी जुगाड़ कर देंगे। इतना बोलकर दोनों क्लास लेने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन दोनों एक कैफे में बैठकर हर्षिता का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद में हर्षिता अपनी फ्रेंड तनीषा के साथ में वहाँ आती है, जिसके बाद आरव बोलता है, हर्षिता, यू आर लुकिंग सो नाइस। कभी कुछ नया भी बोल लिया करो। हेलो अंश, हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। आई एम गुड। ये तुम्हारी फ्रेंड तनीषा है ना? आरव ने बताया था इनके बारे में। ये सच में बहुत सुंदर हैं। थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। जिसके बाद चारों मिलकर कॉफी पीते हैं और थोड़ी देर बाद में वहाँ से जाने लगते हैं। उनमें से तनीषा सबसे पीछे चल रही होती है कि तभी रास्ते में एक बाइक पर एक चोर तेजी से आता है और तनीषा का बैग छीनने लगता है। जब तनीषा बैग नहीं देती तो चोर उसके हाथ पर चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है और चाकू लगने की वजह से तनीषा वहीं गिर जाती है। जिसके बाद तीनों उसके पास आते हैं और आरव उसे पकड़कर बोलता है, ओ माय गॉड, तुम्हारे हाथों में तो ब्लीडिंग हो रही है। तुम दोनों घर जाओ, मैं तनीषा को घर ड्रॉप करके आ जाऊंगा। आरव प्लीज तनीषा को सेफली घर ड्रॉप कर देना और अपना भी ध्यान रखना। इतना बोलकर अंश और हर्षिता वहाँ से चले जाते हैं और आरव तनीषा की चोट को अपने रुमाल से बांध देता है। जिसके बाद वो उसे अपनी गोद में बिठाकर टैक्सी में उसके घर तक ड्रॉप करता है और तनीषा बोलती है, थैंक यू आरव, यहाँ तक आने के लिए। अब दोस्त हूँ तो क्या इतना भी नहीं कर सकता? अब तुम अंदर जाओ और एक पेन किलर ले लेना ताकि तुम्हें दर्द ना हो। अब मुझे भी चलना चाहिए, ठीक है? इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। और एक दिन जब आरव अंश के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है तो उसे फिर से उसी अननोन नंबर से कॉल आता है और वो बोलता है, हेलो, कौन? हाय हैंडसम। तुमने फिर कॉल किया? अरे कहना क्या है तुम्हें? आज बहुत चार्मिंग लग रहे हो इस ब्लू शर्ट में। तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट कलर है। मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम मुझे जानती कैसे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा। और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? और तुम मुझसे इतने प्यार से क्यों बात करती हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? अरे बस बस रिलैक्स, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती क्योंकि मैं तो तुम्हें ही चाहती हूँ। देखो मिस, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई हैव अ गर्लफ्रेंड और मैं उससे बहुत खुश हूँ। तो आप मुझसे ऐसे मीठी मीठी बातें करना तो बंद कर दीजिए, समझे? हर्षिता नाम है ना उसका। वो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना ये रॉन्ग नंबर है, क्योंकि तुम किसी के पटे पटाए माल को अपना बनाना चाहती हो। देखो, तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए ना, मैं ला के दूंगा ना तुम्हें, पर फिर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम लाइफ में कभी मुझे कॉल नहीं करोगी। हेलो हेलो। वो बोल ही रहा होता है कि तभी कॉल कट हो जाती है। जिसके बाद वो खुद से बोलता है, अजीब भला है यार, ये आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है? तो बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कैसे हथकंडे अपनाने लगी है। हे भगवान, इस चुड़ैल से मेरी रक्षा करना। अरे इतना ही परेशान है तो इसका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं कर देता? सिंपल, और फिर तेरी टेंशन खत्म। अरे यार, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ, पर ये कम थोड़ी है जो अलग अलग नंबर से कॉल करती है और खुद को मेरा सीक्रेट लवर बताती है। इतना बोलकर आरव वहाँ से अपने घर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो अनजान लड़की आरव को ऐसे ही बार बार कॉल करके प्यार से बातें किया करती। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा होता है तो उसका कॉल आता है और आरव बोलता है, कहो मेरी सीक्रेट लवर, आई नो कि अब तुम कहोगी कि मैं ग्रीन शर्ट में बहुत मस्त लग रहा हूँ और आराम से अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा हूँ। मुझे मेरे ही बारे में बताकर क्या प्रूफ करना है तुम्हें कि तुम मेरे एक एक पल की खबर रखती हो? बहुत हो गया ये फोन पर बातें करना। अगर तुम मुझे सच में चाहती हो ना तो अभी मेरे सामने आओ। बस करो, एक सांस में कितने सवाल पूछोगे? इतनी बेताबी है तुम्हें मुझसे मिलने की? कहीं मुझसे बात करते करते तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? ओ सीक्रेट लवर, मैं कोई रोमांटिक फिल्म का हीरो नहीं जिसे बिना देखे बस तुम्हारी आवाज से प्यार हो जाए, समझी? मुझे तो बस ये जानना है कि तुम मेरे पीछे हाथ मुंह धोकर क्यों पड़ी हो। तुम कितने फनी हो यार। चलो ठीक है,
मैं तुमसे मिलने के लिए और तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए रेडी हूँ। तुम 2 दिन बाद मुझे कॉलेज के पीछे वाले पार्क में मिलना। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है और 2 दिन बाद आरव उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद में वो देखता है कि सामने से तनीषा आ रही होती है। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये ही तो। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिरने ही वाली होती है और आरव तुरंत वहाँ जाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और दोनों को इस हालत में वहाँ पहले से ही मौजूद हर्षिता देख लेती है और गुस्से में बोलती है, वाह, सही कहा है किसी ने, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, 1 नंबर के कमीने और धोखेबाज। अगर वो अनजान कॉल नहीं आता मुझे तो ये सब कभी पता नहीं चलता। आरव, आज के बाद मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना, समझे? हर्षिता मेरी बात तो सुनो। हर्षिता वहाँ से गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद तनीषा आरव से बोलती है, मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। मैं तो यहाँ हर्षिता से मिलने आई थी, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा मेरी वजह से। आई एम रियली सॉरी आरव। तनीषा की बात सुनकर आरव को अजीब लगता है और जिसके बाद वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। कुछ दूर जाते ही उसका फोन बजता है और वो समझ जाता है कि ये उसी सीक्रेट लवर का कॉल है। जिसके बाद वो कॉल को कट करके फिर से उस नंबर को डायल करता है तो उसे अपने आसपास ही फोन की रिंग सुनाई देती है। जिसके बाद वो उस आवाज का पीछा करता है तो देखता है कि ये आवाज तो एक पेड़ के पीछे से आ रही है और वहाँ से बस लड़की के बाल ही दिख रहे होते हैं। जिसके बाद वो पास जाकर बोलता है, हेलो मेरी सीक्रेट लवर। देखा तुमने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बात सुने बिना ही तुमसे ब्रेकअप करके चली गई। वो जैसे ही पीछे पलटती है तो आरव उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि तनीषा ही थी। वो अपने सामने उसे देखकर डर जाती है और बोलती है, देखो आरव, मुझे गलत मत समझो, ये सब मैंने बस तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया था। कुछ मत बोलो, तुम्हारी ये सफाई तुम्हारे किए को छुपा नहीं सकती। अब मैं बस यही कहूँगा कि तुमने बहुत गलत किया है। इतना बोलकर आरव वहाँ से चला जाता है और फिर कभी किसी अननोन नंबर से आए कॉल को रिसीव ही नहीं कर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।